बिहार प्रांत के सीतामढ़ी जिले का एक गांव था सेमरा, जहां पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले ओमकार उपाध्याय उन दिनों बहुत परेशान थे। बेटी मधु को लेकर यथा नाम तथा काम। मधु खूबसूरत सर्वगुण संपन्न बालिका थी। पंडित पंडितजाइन उसे बेइंतहा प्यार करते थे, मगर भाग्य को कौन टाले। आज वो विधवा निसहाय थी और एक नहीं 2 बार विधवा हुई। शादियां धूमधाम से संपन्न हुई। अपने अपने सुहागरात के ही दिन दोनों मारे गए। गुड़िया की तरह लगने वाली मधु अब बेजान भूत की तरह दिखती थी। पंडित जी जब उसे देखते उन्हें ऐसा प्रतीत होता उनके स्नायु फट जाएंगे। वे और रुके तो बेटे की व्यथा मार डालेगी। उन्हें अपने घर के सामने आम वृक्ष के नीचे अभी वो चारपाई बिछा ही रहे थे कि दूसरे गांव का आदमी बेचैन आया और बोला, आओ लागत है पाड़े जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। पंडित जी बोले, मैंने कभी तेरी बात का बुरा माना है क्या? कहा, क्या बात है? बेचैन बोला, मैं मधु बिटिया की शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी उम्र में विधवा, सामने पहाड़ जैसी जिंदगी। पंडित जी बोले, कहीं कोई लड़का देखा है क्या? बेचैन बोला, देखा है ना, कालूपुर के द्विवेदी जी का लड़का है, पर। पंडित जी बोले, पर क्या? बेचैन बोला, 1 लाख नगद और 5 तोला सोना मांग रहे हैं। पंडित जी बोले, चल दिया। और मधु की शादी कालूपुर में तय हो गई। बारात पाड़े जी के दरवाजे धूमधाम से आई और सुशील मधु प्रणय सूत्र बंधन में बंध गए। आज सुशील और मधु की सुहागरात थी। अर्धरात्रि का समय हो चुका था। सुशील देखा घर की औरत मर्द सब सो गए हैं। वो ऊपरी मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ते अपनी दुल्हन मधु के कमरे के पास पहुंचा। कमरे से एक विचित्र बदबू का उसने आभास किया। उस कमरे में एक खिड़की थी जो खुली थी। उससे झांका और उसे लगा सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार गए हो। वो अचेत सा हो रहा था, मगर अपने को संभाला। मधु के शरीर से एक भयानक पिशाच खेल रहा था, जिसकी लंबी लंबी चटाई, मुंह के ऊपरी जबड़े से 2 सामने के दांत, उसके गायब दांत वाली जगह से लार की जगह रक्त टपक रहा था। वो वहां से डरते कांपते अभी बढ़ा ही था कि मधु के कमरे का दरवाजा चरमराया। एक बार लगा कि उसके प्राण किसी ने हर लिए हो। तभी मधु आकर एकाएक उसकी बाहें पकड़ ली और बोली, चलिए अंदर चलिए। सुशील कांपते हुए आंखें बंद किए खड़ा था। क्यों इतने डरे हुए हैं आप? आइए। वो उसे खींचते हुए कमरे में ले गई। सुशील मधु की बजाय कमरे को नजरें फाड़ फाड़ कर सादा देख रहा था। कमरे में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। चलिए सो जाइए, मधु उसे सुलाकर बत्ती बुझा देती है। वो सो तो गया, मगर उठा नहीं। उसके शरीर पर एक ठंडी बेलन की तरह कोई चीज घूम रही थी। एकाएक पिशाच ने अट्टहास किया। मधु सो चुकी थी और एक बृहत्काय नाग का रूप अख्तियार किया। पिशाच सुशील की गर्दन में अपना विष उड़ेल दिया। उसी समय मकान के मंडप से एक काला बृहत्काय पक्षी चित्कार करते हुए आंगन लांघते निकला, जो आंगन में लघु शंका के लिए उठी औरतों के अंदर सिहरन पैदा कर गया। बड़ा विभत्स डरावना पक्षी था वो। एक भयानक चीख निकली सुशील की हलक से। मधु हड़बड़ा कर उठी, बल्ब जलाई, मगर देर हो चुकी थी। सुशील का चेहरा नीला पड़ गया था। कालूपुर में द्विवेदी जी के घर लोगों का तांता लगा रहा। अभी कल ही तो दुल्हन आई थी और रात में ये घटना हो गई। भाग्य का लेख कौन टारे। मधु फिर विधवा हो गई। कुछ दिन बीते ससुराल में, मगर सास ससुर की जहरी बातें उसे रास नहीं आई। रोज सास ससुर बस एक ही बात कहते, मेरे बेटे को खा गई ये नागिन। इधर मधु अपने माता पिता के पास आ गई। ओमकार उपाध्याय जी के पास दयाल जी बैठे थे। बोले, सब उसकी लीला है पाड़े जी। वही पर्वत को राई करत है और राई को पर्वत। क्या मेरे साथ ही सारी लीलाएं दिखानी है उसे? पाड़े जी बिलख पड़े। तभी वहां एक साधु के साथ खूबसूरत लड़का और लड़के का पिता उपस्थित हुआ। उन्हें सामने खड़ा देखकर पाड़े जी चारपाई छोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए बाबा, आप लोग विराजे, हम बैठने नहीं कुछ तय करने आए हैं। साधु बोला, कहिए बाबा, आप ही कहिए, क्या तय करे? हम आपके यहाँ इस बालक का रिश्ता लेकर आए हैं। ये राधा जी के सुपुत्र हैं, देव बाबू। इनकी एक शादी हुई थी, पर बेचारी बहू प्रसव के समय स्वर्ग सिधार गई। हम आपकी बेटी मधु का हाथ मांगने आए हैं। देव बाबू के लिए आपका क्या विचार है? पर हमारी बेटी? हम सब जानते हैं पाड़े जी, बस आज भर का ही ये शुभ मुहूर्त बचा है इन दोनों को प्रणय सूत्र में जोड़ने के लिए। अब ना करिए, साधु बोला। तब तक कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पाड़े काका, अब देर ना करो, लग रहा है बाबा आपके मधु का कल्याण कर देंगे, दयाल जी बोले। और मधु को मेहंदी महावर सखियां सही लगाने लगी। सभी खुश थे कि मधु का किसी तरह घर परिवार बस जाए।
हलवाई गांव का था, उसे बुलाया गया। पूरी सब्जियां मिठाइयां बनाने के लिए वही आया। काम शुरू कर दिया। मधु काट सी सोच रही थी अब क्या होगा। तभी लड़का मंडप में आता है और मंत्रोच्चारण के बीच देव और मधु का विवाह संपन्न होता है। औरतें सखियां दूल्हा दुल्हन को ज्यों ही कोहबर की तरह लेकर चली जाती है। तभी साधु दहाड़ उठता है, ठहरो, ये लड़की पिशाच मोहिनी की कैद में है, हम इसे शुद्ध करके ही कोहबर में भेजेंगे। साधु अपने झोरे से एक लोहे की सरिया निकाल कर कहता है, पाड़े जी हलवाइयों से कहे इस सरिया को चूल्हे में लाल करे और लाएं। आखिर ये सब क्यों बाबा? पाड़े जी बोले, इसलिए पाड़े जी, आपकी बेटी के भीतर पिशाच और उसकी मोहिनी निर्मोक नागिन घर बना बैठी है। जब तक हम उसे मार नहीं डालेंगे वो दूल्हे को मार डालेगी। वो मधु को अपने कब्जे में ले रखी है। उस पिशाच को मधु का दूल्हा बनाकर आजीवन रखना चाहती है। ये मधु बाल्यावस्था से ही प्रभाव में उसके आ चुकी है। आज इस पिशाच मोहिनी का अंत हमारे हाथों संपन्न होगा। साधु दहाड़ उठा, हलवाई अंगार के समान दहकता सरिया लाया। अब मधु को पेट पकड़ चलाओ और इसकी पीठ से कपड़े हटा दो, जल्दी मुहूर्त निकल न जाए। औरतों ने ऐसा ही किया। मधु को पीठ नग्न कर दी गई। साधु अंगारे जैसी सरिया लिए मंत्र बोला, विषंब काम करिया निशंब दाव दरिया, लंज कार थरिया जा लेके आ संसरिया। और इतना मंत्र कहते ही साधु के अंगारे की तरह लाल सरिया मधु के पीठ पर रख दी। एक अजीब चिरायंद गंध फैल गई वहां और सबको एक आर्तनाद सुनाई दिया और सबने देखा मधु के पीठ से निकलकर एक काली नागिन फर्श पर दौड़ रही है। सभी हतप्रभ से उस नागिन को देख रहे थे। तभी साधु दहाड़ उठा, मार डालो इस नागिन को, यही है तंत्र विद्या से निर्मित पिशाच मोहिनी। और गांव वाले ने लाठी डंडों से नागिन को मार डाला और मधु की रेत की तरह वीरान निशब्द फुलवारी लहलहा उठी। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं अजय और आप सुन रहे थे आत्मवक्ता। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।